नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं अज़र इकबाल। आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखना है फंक्शंस और फार्मूलास। सबसे पहले तो ये डिफ़ाइन करते हैं फंक्शन और फार्मूला में फ़र्क क्या है। फार्मूला सिंपली जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल दो नंबर्स को ऐड करते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक ये नंबर है 10, एक और मेरे पास नंबर है 20, तो मैं इनको ऐड करने के लिए जो प्रोसीजर इख्तियार करूँगा which is 10 प्लस 20। तो ये जो प्रोसीजर मैंने अडॉप्ट किया तो ये हमने क्या किया, एक्चुअली फार्मूला लगाया। फार्मूला क्या है, दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर्स को ऐड इस तरीके से किया जाए तो आप फार्मूला लगा रही हैं, जिसमें आपके पास एक नंबर है, दूसरा नंबर है और ऑपरेटर है। इस तरह से आपके पास 10 नंबर हो तो आपने क्या करना है, 10 नंबर्स के दरमियान इसी तरह से आपने ऑपरेटर्स लगाने हैं। इसको मैं एंटर कर देता हूँ तो विच इज़ योर 30। लेकिन आप ये देखें, जब आपके केस में यही नंबर बढ़ जाते हैं, ये 10-20 नहीं बल्कि 10,000 20,000 नंबर्स को बढ़ जाती हैं, तो आप 10,000 20,000 नंबर्स के लिए सेपरेट ऑपरेटर लगाएंगे तो कितना मसला हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और ये कहना गलत बात नहीं होगी कि वो नामुमकिन हो जाएगा। तो उसके लिए आपके पास एक्सेल ने बने बनाए जो है आपको फंक्शंस दिए हैं। यहाँ पर मैनी मोर फंक्शंस हैं जिनकी रेंज आई थिंक 500 प्लस रेंज है। तो आप ये देखें, उन 500 जो फंक्शंस हैं उसमें से आपने जो बेसिक जो यूज़ करने हैं 15 से 20 यूज़ करने हैं, जिससे आपका काम चल जाएगा। कुछ जो फंक्शंस बने हुए हैं वो ख़ास स्पेशल फील्ड्स के लिए हैं, जैसे इंजीनियरिंग की फील्ड के लिए बने हुए हैं। इस तरह से स्टैटिस्टिक और इकनॉमिक्स के सेपरेट कोई फंक्शन बने हुए हैं जिनको हो सकता है आप नॉर्मली यूज़ ना करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने फार्मूलाज को फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। जब जस्ट आपने एक ऑपरेटर यूज़ करना है जो खुद ही आपका सम कर देगा, जो खुद ही आपको मल्टीप्लाई करके दे देगा, जो खुद ही आपको डिवाइड कर देगा, ना कि आपको जो है ना 1000 10,000 जो एंट्रीज़ हैं उनके लिए सेपरेट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। ऑपरेटर से मुराद प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लाइक दैट, इस तरह के ऑपरेटर्स। तो अब ये देखें, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसको जब मैंने क्लिक किया तो आपके पास ये देखें क्या आ गया, 10 प्लस 20 आ गया। अब इसमें मैं ये नंबर चेंज कर देता हूँ विच इज़ योर नेक्स्ट इज, मैं इसको 30 कर देता हूँ। तो क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि हमने ये क्या किया, जस्ट दो नंबर्स को ऐड किया इस खाने में, जिसमें हार्ड कोड किया 10 प्लस 20 किया। तो जब ऊपर वाले जब आपके पास जो सेल है उसकी जो एंट्री है वो आप चेंज करेंगे तो इस पे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा हार्ड कोड आपने कर दिया 10 प्लस 20। तो ऐसा काम हमें करना चाहिए फार्मूला लगाते हुए कि अगर वैल्यू सेल की चेंज हो तो नीचे जहाँ पर आपने वो फार्मूला अप्लाई किया है तो उस पर भी चेंजिंग आ जाए। तो उसके लिए आप ये देखें, मैं इसके इंडेक्स पे जाता हूँ तो इसका इंडेक्स हमारे पास क्या आता है, विच इज़ योर G4। ये आपके पास इंडेक्स क्या आ गया, G4 है, और इसका इंडेक्स क्या आता है, G5 आ जाता है। मैं यहाँ पर जो पहले मैंने फार्मूला लगाया दो हार्ड कोड एंट्रीज़ की, मैं वहाँ पर नंबर्स की बजाय जो इंडेक्स हैं उनको एंटर कर देता हूँ। फर्स्ट वन वाज योर G4 एंड देन नेक्स्ट वाज योर G5। ठीक है, इसको मैं एंटर कर देता हूँ विच इज़ योर 50। अब मैं अगर मैं किसी भी जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू चेंज करूँगा तो आपके पास यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने हार्ड कोड नहीं किया बल्कि आपने इंडेक्स दे दिया, या एक तरह से ये कहें सेल का एड्रेस इधर दे दिया। अब सेल की वैल्यू जो ही चेंज होगी तो वो इस पर आ जाएगी। पहले वो सेल की वैल्यू आपने लिखी हुई थी लेकिन एड्रेस नहीं लिखा हुआ था, तो जब आप सेल की वैल्यू चेंज कर रहे थे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो इस केस में आप देखते हैं, मैं लेट्स सपोज इसको चेंज करता हूँ, इस वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ विच इज़ 50। तो अब 50 प्लस 30 यहाँ पर 80 होना चाहिए। मैं इसको एंटर कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली 80 हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने इंडेक्स के जो एड्रेसेस थे वो इस सेल को दे दिए। ये आपके पास फार्मूला बन गया G4 प्लस G5। अब बात करते हैं, ये तो फार्मूला था, फार्मूला लगाने का पर्पज़ भी बता दिया कि क्यों लाजमी है फार्मूले को किस तरह से लिखा जाए। अब आते हैं हम लोग कुछ फंक्शंस अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये कुछ डाटा है, उसमें हमारे पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वैल्यूज़ एंटर हुई हैं। तो इसको अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो फार्मूले के केस में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका इंडेक्स चेक करता हूं। तो ये मैं पहले इक्वल टू लिख देता हूं। तो इक्वल टू लिखा तो एज़ पर जो फार्मूला आपने लिखना था वो आपने इंडेक्स वैल्यू लिखनी है, C3 लिखा, फिर आप इसको प्लस कर दें, फिर आप इसमें नेक्स्ट C4 डाल दें, फिर आप इसको प्लस कर दें, फिर आप इसमें नेक्स्ट C5 डाल दें,
फिर आप प्लस कर दें एंड सो ऑन, फिर से करते जाएं। ये तो आपके पास थी गिनी चुनी काउंटिंग है जिसमें आपके पास कोई 10-12 वैल्यूज़ हैं। ये हो सकता है शायद आपके लिए पॉसिबल हो करना, इस तरह से हर इंडेक्स वैल्यूज़ भी दे दी, इंडेक्स एड्रेस भी दे दिया, बीच में ऑपरेटर लगाया, इंडेक्स एड्रेस दे दिया, बीच में ऑपरेटर लगाया। लेकिन वंस अगेन फिर रिपीट करूँगा कि यही आपके पास जो वैल्यूज़ हैं ये थाउजेंड्स में हो जाएँ, 10,000, 20,000, और आपको पता है कि इसमें कितने रोज़ पाई जाती हैं, कितने कॉलम पाई जाती हैं। तो अगर वो इतना बड़ा डाटा आपके पास आ जाए तो क्या ये आप कर सकते हैं, विच इज़ टोटली इम्पॉसिबल होगा, या उसे कहेंगे इम्प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकली आप उसको नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर जो है फार्मूला की तरफ आता हूँ, इक्वल टू डाला और मैं एक SUM लिखता हूँ। जो ही SUM लिखा विच इज़ योर फंक्शन, तो फंक्शन में आप देखें तो सम की तरह जितने भी आपके पास फंक्शन थे उसने अपनी लाइब्रेरी से उठा लिए। लाइब्रेरी एक आप ये समझ लें कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पास फंक्शंस पड़े होते हैं उसको हम लाइब्रेरी कहते हैं। उसको आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, जहाँ पर आपको पढ़ने के लिए हर तरह का मवाद मिल जाता है, हर तरह की बुक्स मिल जाती हैं। इस तरह से सॉफ्टवेयर के केसेस में आपके पास जो लाइब्रेरी होती हैं उनमें बहुत से फंक्शंस बने बनाए हुए मिल जाते हैं, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, आप इंटरटेन हो जाते हैं उनको यूज़ करके। अब सम जब आपने लिखा SUM तो उससे मिलती जुलती बहुत सी चीज़ें आपके पास आ गई हैं। सम इफ आ गया, सम इफ्स आ गया, सम प्रोडक्ट्स आ गया और बहुत सी चीज़ें। तो हम फर्स्ट वाले को अगर मैं क्लिक करता हूँ और एक ब्रैकेट लगाता हूँ तो ब्रैकेट जो ही लगाया तो इसने मुझे तरीका भी बता दिया कि आपने जो ये फंक्शन अप्लाई किया है, ये जो फंक्शन की जो आपने लाइब्रेरी उठाई है इसमें आपने कैसे एंटर करना है। ये कहता है पहले नंबर 1 एंटर कीजिए, फिर कामा दीजिए, नंबर 2 एंटर कीजिए, कामा दीजिए, नंबर 3 एंड सो ऑन, इस तरह से एंट्रीज कीजिए। तो मैं सिंपल इसको ये कर देता हूँ, बल्कि इसको हम ये करते हैं लाइक दैट, यहाँ से लेकर ये कर देते हैं। ये देखें अब इसने ये किया, C3 से लेकर C14 तक जितने भी थे उन सब को इसने सम अप कर दिया। मैं इसको एंटर कर देता हूँ तो आप ये देखें इन सब को उसने सम कर दिया, विच इज़ योर 193। ये थोड़ा सा आसान काम हो गया कि आपने फंक्शन अप्लाई किया ना कि फार्मूला लगाया। हालांकि उस आप बात को थोड़ा सा समझें तो जो फार्मूला है वो एक्चुअली उस फंक्शन के अंदर उसी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है जिस तरह से आपने इन दो नंबर्स को सम किया था। उसकी जो इंटरनली जो उन्होंने फंक्शन बनाया हुआ है उन्होंने बैक एंड पे इसी तरह से किया हुआ है, लेकिन आपको आसानी हो गई है, आपको सेपरेट वैल्यूज़ या इंडेक्स एड्रेसेस प्लस ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये हो जाता है फ़ायदा। नेक्स्ट जो चीज़ समझने वाली है वो है हमारे पास ऑपरेटर। जैसे आपने इन दो वैल्यूज़ को ऐड किया तो एडिशन के लिए आपने ये वाला ऑपरेटर लगाया विच इज़ योर सम ऑपरेटर। अब ऑपरेटर्स आपके पास क्या हैं, विच कैन बी योर प्लस, माइनस, और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए आप स्टैटिक और डिवीजन के लिए आपने ये बैक स्लैश लगाना है। अब एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि आपके पास लेट्स सपोज कोई नंबर है विच इज़ 20 देन प्लस 20 देन डिवाइडेड बाय 2। तो इसका अगर एक हम देखें तो ऐसे लगता है कि 20 जमा 20 40 और डिवाइडेड बाय 2, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा जी, 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, विच इज़ 20 आंसर आना चाहिए। लेकिन मैं इसको एंटर करता हूँ तो आपके पास आंसर क्या है, 30 क्यों आया, ये देखने वाली बात है। एक्चुअली ऑपरेटर्स की जो प्रेफरेंस है उसको वही मैथ्स के रूल्स हैं जो आप नॉर्मली मैथ्स में करते हैं, उसी तरह से आपके पास जो प्रेफरेंस है पहले वो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस और इसी तरह से प्लस की जो, या आप ये रूल को फॉलो कर लें, आपके पास जो प्रेफरेंस होगी सबसे पहले ब्रैकेट्स की होगी, जिसे बोर्ड मैथ्स भी कहते हैं, ब्रैकेट्स, देन ऑर्डर से मुराद आपके पास कोई अंडर रूट स्क्वायर रूट है उसकी प्रेफरेंस होगी, देन आपके पास डिवीजन करेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो इस रूल को याद करना है। आप जिस तरह से मैथ्स में आपने रूल्स फॉलो किए हैं बिल्कुल एक्सेल भी उन्हीं रूल्स को फॉलो करता है, तो इन चीज़ों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब सम फंक्शन को लगाने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं, उनको देख लेते हैं। अब लेफ़्ट साइड पे तो चलें, ये आपके पास करैक्टर्स हैं, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको तो ऐड अप नहीं करेगा, जो आप फार्मूला लगाएंगे या फंक्शन लगाएंगे वो डेफिनेटली नंबर्स को डील करेगा। अब ये जो एक्सेल के लिए ये जो ऊपर लिखा हुआ 2021, 2020, 2019, 2018, ये एक्सेल के लिए ये नंबर्स ही हैं, लेकिन ये मुझे पता है ये मेरा डाटा है और मैं इनको एज ए नंबर नहीं बल्कि एज ए ईयर इनको डील कर रहा हूँ, और मेरे सामने जस्ट ये वाला डाटा आना चाहिए, ऊपर वाला नहीं आना चाहिए। तो पहला तरीका हमने सीखा वो ये सीखा सम के लिए विच इज़ योर इक्वल टू एंड देन SUM
देन प्रेस योर टैब, तो आपके पास ये ब्रैकेट शुरू हो जाएगी। फिर आप इनको सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ से जहाँ तक सम करना है। तो आप कॉलम ये C3 से लेकर C3 इज योर इंडेक्स नंबर ऑफ दिस लोकेशन एंड C14 इज दिस वन, ओके। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये ऐड अप कर रहा है। मैं इस ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। तो ये कॉलम का मतलब क्या है, इसका मतलब ये यहाँ से लेकर C3 से लेकर C14 तक इसने ऐड कर दिया। इसको तो मैं एंटर कर देता हूँ। ये एक तरीका हमने सीख लिया। नेक्स्ट तरीका जो है मैं इसको सम करके आपको बताता हूँ, विच इज़ लेट्स सपोज हमारे केस में ये ऊपर आपको फंक्शन नज़र आ रहा है, ये fx जो है फंक्शन नज़र आ रहा है। मैंने इसको क्लिक किया तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो गई है। इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ, ऐड लिख देता हूँ, या लाइक दैट मैं कर दूँ ऐड। तो ऐड से जो मिलती जुलती चीज़ें हैं या सम ही लिख देते हैं, वो ज़्यादा ईजी होगा। ये ऐड में इसने बहुत सी चीज़ दे दी है। चलें सम आ गया हमारे पास, सम को उठा लेते हैं। तो जो ही सम को मैंने उठाया तो उसने देखें बाय डिफ़ॉल्ट आपने इस सेल को जब प्रेस किया तो इससे ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ थी उसने उन सब को ऐड कर दिया, विच इज़ D2 से D2 इज़ योर दिस पोजीशन से लेकर D14 तक ऐड करेगा। तो इस तरह से जब आप अप्लाई करेंगे तो ये हमेशा क्या करेगा, आपके पास जहाँ जिस सेल में आपने ये इंटर किया और इस प्रोसीजर को फॉलो किया तो वो उसके ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ थी, नंबर्स थे, वो सबको क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा। इस केस में फिर आपने थोड़ी सी यहाँ पर चेंजिंग कर देनी है। मैं D2 नहीं बल्कि D3 से हमारे पास ऐड हो और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास आ गया। द नेक्स्ट थिंग इज़ आपके पास एक और तरीका भी है इसी तरह से सम को करने का, वो है आपके पास फार्मूलाज में जाएँ तो यहाँ पर ऑटो सम का ऑप्शन आता है। ऑटो सम में भी वही करेगा कि आपके पास जो है जिस सेल में आपने एंटर किया, ऑटो सम को प्रेस किया तो उसने ऊपर जितनी भी वैल्यूज थी उन सबको ऐड कर दिया। लेकिन वंस अगेन वी नो दैट कि ये जो हमारे पास ऊपर वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ नहीं है बल्कि ये ईयर्स हैं। इससे नीचे नीचे हमारे पास नंबर्स हैं। तो हमने इस केस में भी यहाँ पर हमने क्या कर देना है, इसको चेंज कर देना है जहाँ से हमारे पास ये चीज़ हो जाती है। इसको मैं एंटर कर देता हूँ। देन दिस इज़ योर फाइन। फोर्थ जो वे है वो एडिशन का, सबमिशन का, तो वो कीबोर्ड शॉर्टकट दिया है, विच इज़ योर ऑल्ट प्लस इक्वल कर देते हैं, ऑल्ट प्लस इक्वल। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये फोर्थ वे है। आप उसको जो शॉर्टकट है उसको अप्लाई करने का शाम को। ये भी आप देखें जिस सेल में आपने एंटर किया तो उसमें उसने बाय डिफ़ॉल्ट उससे ऊपर जितनी भी वैल्यूज थी सबको शाम किया। वंस अगेन वी नो दैट कि हमारे पास 2018 जो है वो ईयर है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको सबमिशन में नहीं लेके आएंगे। इसको बस चेंज करते हैं और इसको एंटर कर देते हैं। तो जिधर जिधर आपके पास फार्मूले लग रहे हैं तो उसको आप ये देखें, ये उसका सेल थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर कुछ एरर शो कर रहा है। एरर देखते हैं क्या कहता है कि आपके पास ये एरर इसलिए शो कर रहा है कि हमने कुछ वैल्यूज़ उससे ऊपर जो है ना एडजेसेंट सेल की वो इग्नोर कर दी हैं, या लाइक दैट जैसे हमने ये नहीं ऐड किया, ये ऐड नहीं किया, तो इस तरह के एरर वो आपको दे देगा। तो आप उसको इग्नोर कर देंगे, आपको पता है कि एरर नहीं है। इसमें भी देखें, इसने भी एरर शो किया हुआ है, तो इसको भी आप बेशक उसी तरह से इग्नोर कर दें। ये एरर इसकी दे रहा क्या है कि आपका एक सेल जो है वो मिस हो गया है आपकी एडिशन में, लेकिन हमें पता है वो मिस नहीं हुआ, हमें पता है वो नंबर नहीं है बल्कि वो ईयर्स हैं, इसलिए हमने उसको कंसिडर नहीं किया। इस तरह से इसका भी ये एरर साथ आ जाएगा। तो इसको बेशक ये अच्छा है ये, ताकि आपको कोई बाय मिस्टेक आपसे कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है तो आपको पता चल जाए कोई गलती तो नहीं हो रही। तो उस केस में ये चीज़ें अच्छी हैं। अदरवाइज़ इनको ना भी वो इग्नोर ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है काउंटिंग, कि आपने ये जो एंट्रीज हुई हैं ये वैल्यूज हैं, ये कितने नंबर की हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला एग्जिस्ट करता है वो हमारे पास है काउंट के नाम से है। तो मैं फार्मूला एंटर करता हूँ, विच इज़ COU। ये हमारे पास काउंट फंक्शन आ गया। देन टैब बाय दो ब्रैकेट आपके पास शुरू हो जाएगी। तो मैं इसको ये सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दिस वन, इसको एंटर कर देते हैं। तो एंटर करके देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो ये आपको उसने 0 वैल्यू दी। एक्चुअली जो काउंट का फंक्शन है हमारे पास, तो वो जो काउंट का फंक्शन है वो जो है वो टेक्स्ट को काउंट नहीं करता। COUNT जो वाला काउंट वाला फंक्शन है वो टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा, बल्कि वो किसको काउंट करेगा, आपके नंबर्स को काउंट करेगा। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो आपके केस में आप देखते हैं इसको ऐड करता है, तो विच इज़ लाइक दिस वन। आप एंटर करते हैं इसको, तो अब आपके पास ये 13 जो है ना, इसने काउंटिंग की नंबर जो है वो आपके पास 13 है। तो काउंट जो है सिंपल वो टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा। उसके अलावा और भी हमारे पास फंक्शन है, उनको भी देख लेते हैं। लाइक हमारे पास एक और फंक्शन है विच इज़ योर काउंट A के नाम से है। तो काउंट A जो है ये ऑल वैल्यूज़ को काउंट करेगा, वो टेक्स्ट को भी
काउंट कर देगा और आपके नंबर्स को भी काउंट कर देगा। इस केस में अगर मैं देखूँ तो ये इसको मैं देता हूँ वैल्यूज़ और इंटर करता हूँ तो ये कर देगा 13। अब उसने इसको भी किया। लेकिन जो काउंट ए है वो हमारे पास जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको वो नहीं करता। लेट मैं यहाँ पर जो हैरी पॉटर के नाम से है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए आपके पास क्या आ गया, 12 हो गया। तो काउंट ए ने आपके पास जो ब्लैंक स्पेस है उसको वो ऐड नहीं करेगा। सिमिलरली आपके पास जो काउंट फंक्शन है, ये काउंट ए काउंट फंक्शन भी आपके पास ब्लैंक स्पेस को वो ऐड नहीं करेगा। इसको मैं अगर लेट काउंट कर देता हूँ वो भी ब्लैंक स्पेस को नहीं ऐड करेगा। इसको हम चेंज कर देते हैं हमारे केस में फिर, क्योंकि जो COUNT है वो सिर्फ नंबर्स को ऐड करता है और जो COUNTA है वो आपके पास टेक्स्ट को भी ऐड कर देता है। ये देखते हैं COUNT जो हमने फार्मूला लगाया विच इज दिस वन, तो क्या ये ब्लैंक स्पेस को ऐड करता है? तो ये भी ब्लैंक स्पेस या ब्लैंक सेल को ये भी ऐड नहीं करता। एंड द थर्ड वन इज काउंट ब्लैंक, जो आपके पास ब्लैंक स्पेसेस को ऐड करेगा। उसको भी देख लेते हैं हमारे पास। अगर हम देखें इक्वल टू COUNT काउंट, तो ये हमारे पास आ गया जी, काउंट ब्लैंक के नाम से आ गया। तो इसको हम देखते हैं, ये हमारे पास जो खाली सेल हैं ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको ऐड करेगा, वो बताएगा, काउंट करेगा। ये देखें ये बता रहा है कि इस जगह पे आपके पास एक सेल जो है ब्लैंक है। तो लाइक वो जिस तरह से आपने सम का फार्मूला यूज़ किया है, इसको भी आप उसी तरह से यहाँ पर फंक्शन में जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और उस तरह से आप फार्मूलाज में जाके ऑटो भी कर सकते हैं। मैं लेट्स सपोज यहाँ पर आ जाता हूँ, तो इसमें ऑटो में जाता हूँ। ऑटो में आपके पास काउंट नंबर्स को मैं कलेक्ट करता हूँ, तो इसको मैं ये देखें इंटर करूँगा तो जितने भी आपके पास ऊपर वैल्यूज़ हैं उसने ऐड कर दिए, विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सक्लूडिंग ब्लैंक। जहाँ से ब्लैंक आया उसने उसको ब्रेक कर दी। तो मैं इस ब्लैंक वाली स्पेस को अगर मैं एक्सक्लूड करूँगा तो सारी यहाँ तक आपके पास ऐड कर देगी। बाकी सम की तरह जिस तरह से आपको शॉर्टकट बताया, FX में जाएँ या सम में जाएँ, उसी तरह से काउंट के केस में भी वही होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एवरेज। तो देखते हैं एवरेज कैसे ली जा सकती है। आप इस सेल में क्लिक कीजिए और एवरेज लिखिए, तो एवरेज से जो रिलेटेड आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ गया। टैब का बटन प्रेस कीजिए। लेकिन इसमें ये नहीं है जिस तरह से सम में या काउंट में था तो वो सारे जो सेल थे उसके ऊपर जो थे उनको सबको ऐड कर दिया। तो इसमें आपको खुद इंटर करना पड़ेगा। लाइक दिस वन, मैं ये वैल्यूज़ इसको बताता हूँ, इनका एवरेज ले लें। इसको मैं इंटर कर देता हूँ, विच इज़ दिस वन। अब ये आपके पास एवरेज आ गई है। अब इसके बाद अगर बाकी किसी की एवरेज लेनी है तो आप दो तरीके हैं, या तो इसको स्क्रॉल डाउन कर लें जहाँ पर प्लस का साइन आता है, तो एक तो ये तरीका है, तब भी आपके पास एवरेज आ गई है। या दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आप डबल क्लिक कीजिए, तभी आपके पास इस तरह से एवरेज आ जाएगी। आप क्रॉस चेक कर लें कि आया जो मैंने किया तो वो उसका फार्मूला ठीक है। ये इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास एवरेज किसका ले रहा है, C7 और F7 का ले रहा है। नीचे आते हैं, इसका मैं देखता हूँ तो ये C10 और से लेकर F10 तक ये एवरेज ले रहा है, लाइक दैट। तो इसका मतलब है ये तरीका भी आपके पास ठीक है। अगर आपके पास वही फार्मूलाज में जाके भी इस तरह से आप यहाँ पर भी कुछ एवरेज है उसको भी कर सकते हैं। उसको भी करेंगे तो वंस अगेन आपके पास वो आपको जो सेल एड्रेस है वो आपको खुद देने पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली सम की तरह या काउंट की तरह नहीं उठाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, इनमें हम चेक करना चाहते हैं कि इस जो रो में है कौन सी वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम है। इस तरह से कॉलम में भी आप कर सकते हैं। तो लेट मैं इसको करता हूँ, इसके लिए कर लेते हैं हम लोग इक्वल टू, देन आपके पास मेन को प्रेस करते हैं तो आपके पास ये टैब बटन दबाइए तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आप वंस अगेन जो आपने वैल्यूज़ में चेक करना है उनका वो इंडेक्स वैल्यूज़ दे दीजिए, इंटर प्रेस कीजिए तो आपके पास यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इन तमाम नंबर पे से आपके पास ये जो फर्स्ट ये रो है इसमें 6247 मिनिमम वैल्यू है। इस तरह से मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करने के लिए भी आप मैक्स की कमांड यूज़ कर लें या मैक्स का फंक्शन यूज़ कर लें। उसको हम टैब बटन प्रेस करते हैं तो वही, तो इसके लिए भी हम लोग वंस अगेन हमें इंडेक्स वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। तो मैं ये करता हूँ तो ये आपके पास क्या आ गया, मैक्स आ गया। एंटर कीजिए तो मैक्सिमम इन ऊपर वाली वैल्यूज़ में से आपके पास 9936 इज मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये तमाम के तमाम जो आपने मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ लगाई हैं तो ये सारी नीचे जो आपके पास सेल्स हैं एम्प्टी उनमें भी आ जाए। एक तो तरीका वही वंस अगेन वो लाइक दिस वन, डबल क्लिक कीजिए या खींचिए तो इसमें आपको दे देगा। क्रॉस चेक कर लीजिए, इसमें मिनिमम वैल्यू यही आ रही है और इसमें आपके पास ये आ रही है। और दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको
आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बताता हूँ। इन तमाम जो आपके पास सेल्स हैं इनको सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल प्लस डी कीजिए। कंट्रोल प्लस डी को प्रेस करें तो ये मिन मैक्स का ऑटो फार्मूला लगाया देगा। आप इसको बेशक क्रॉस चेक कर लें। इस रो में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है 8727 और मिनिमम क्या 5146 है। ये लेट हमारे पास कुछ नंबर हैं 10, 20, 30, 45। इस तरह से दूसरे कॉलम में कुछ और नंबर हैं जैसे 24, 56, 76, 85। अब यहाँ पर मैं एक फार्मूला लगाता हूँ इक्वल टू सम देन टैब। देन मैं उसको बताता हूँ कि ये प्लस ये का एंड एंटर का। अब यहाँ पर अब जब मैंने नीचे वाले जो आपके पास सेल्स हैं उनमें भी सेपरेट फार्मूला लगाना चाहूँ तो लगाऊंगा तो ये, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा या मुश्किल होगा। तो उसके लिए आपके पास एक्सेल खुद अलाउ करता है जिसको हम कहते हैं सेल या रिलेटिव रेफरेंसिंग उसे कहते हैं, कि वो आपके पास जो प्रीवियस सेल में जो फार्मूला लगा उसी हिसाब से वो नेक्स्ट सेल में भी अपडेट कर देगा। अगर इस फार्मूले को मैं इस तरह से नीचे तक लेके जाता हूँ तो ये देखें आपके पास उसने इन दो और इन दो को सम किया। अब मैं पहले वाले को क्लिक करता हूँ, देखें तो हमारे पास H13 विच इज़ योर दिस वन, ये इसका आपके पास रेफरेंस आ जाता है एंड देन I13 तो ये इसका रेफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास नेक्स्ट देखें तो इसका H13 और I13 है और नीचे वाले सेल की बात करें तो इसने H14 I14 और उससे नीचे फिर H15 I15 और उससे नीचे H16 I16 कर दिया। उसने जो इंडेक्सेस हैं उनकी भी वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको एक एक इंक्रीमेंट कर दिया जिस तरह से आप नेक्स्ट रो में आपने लगाया। तो ये आपके पास जो है रिलेटिव रेफरेंसिंग के तौर पे ये काम इस तरह से करता है। लेकिन सम केसेस में ऐसा करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है या वो गलत हो जाता है। उसके लिए हम एक केस देखते हैं। लेट हमारे पास ये एक कुछ डेटा है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज़ नेम है, डिपार्टमेंट है, ईयर्स हो गए कितने अर्सा जॉब की, फिर उनकी सैलरीज़ हैं। ठीक है, तो सैलरीज़ उनकी सारी आ गई हैं। इसी तरह से आपके पास बेशक आप करेंसी वगैरह चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आके ठीक है, एंड उस तरफ नहीं जाते हैं। फिर इसका बोनस कैलकुलेट करना है। बोनस जो है वो हमारे पास 2% है, तो मैं यहाँ पर उसका बोनस दिलाता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ तो उसका बोनस हो जाएगा। एक्चुअली जो सैलरी है उसका 2% हमारे पास को बोनस कर दे, विच इज़ इक्वल टू कर देता हूँ। और इक्वल टू करने के बाद जो उसके पास ये वैल्यू है देन मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई इज योर स्टैटिक विच इज़ देन दिस वन G2 से इसको मल्टीप्लाई करके J1 कर। तो ये उसका सॉरी ये हमारे पास गलत हो गया, यही है, इसको एंटर कर दीजिए। तो ये उसने परसेंटेज अपना बोनस कैलकुलेट कर दिया विच इज़ 2% ऑफ इट सैलरी, वो उसने कैलकुलेट कर दिया। अब इसी को मैं खींच के अब नीचे लेके जाता हूँ तो देखते हैं सारी बकाया भी वही हमारे पास रिलेटिव रेफरेंसिंग के तौर पे ये कैलकुलेट करेगा। तो देखें इसने क्या किया। अच्छा, इनको इग्नोर कीजिए, बाकी इसको देखिए, इसने गलत निकाला, ये गलत आया, ये गलत आया, ये गलत आया। अब देखते हैं ये गलत क्यों आया। इसमें हमारे पास जो रिलेटिव रेफरेंसिंग है वो उस खाते में हमारी चीज़ें वो गलत हो गई हैं। मैंने कहा कि आप ये जो हमने एग्जांपल दी तो इसमें हमने ये किया, पहले वाले सेल में जो फार्मूला लगाया और नेक्स्ट वाले को जब हमने इसी तरह से नीचे वालों को भी हमने वो फार्मूला लगाया, इसको डबल प्रेस करके या जो भी है, तो वो उसमें ये हुआ कि उसने हर जो सेल था उसको एक एक इंक्रीमेंट करता गया। अब यहाँ पर पहले इस जिस सेल में हमने फॉर्मूला लगाया उसमें क्या क्या है D2 और J1, नेक्स्ट में फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको D3, इसको D4, इसको D5 और इसको J2, J3, J4 सपोज करेगा। जबकि हमारे पास J1 तो ये है, J2 में कोई डाटा नहीं है, J3 में कोई डाटा नहीं है, J4 में कोई डाटा नहीं है, J5 में इस तरह से कोई डाटा नहीं। अब इसको देखिए, इसको ओपन करके देखें तो इसने D3 J2 कर दिया है, इसको ओपन करके देखें तो D8 J7 कर दिया। D8 में तो डाटा है विच इज़ योर
एग्जैक्टली ये बिल्कुल ठीक रेट है, लेकिन J7 आपके पास खाली सेल है, आपको जस्ट 2% करना है, तो इसका मतलब जो रिलेटिव रेफरेंसिंग है उस केस में ये आपके पास गलत हो जाएगा। ये कुछ वैल्यूज आई वो इस वजह से ही आपने यहाँ पर जो डेटा एंटर किया हुआ है 34, 76, 106, 130 उसने उस हिसाब से कैलकुलेट कर दिया। इनफैक्ट ये भी गलत है, हमने सिर्फ 2% ऑफ उसकी सैलरी जो है वो बोनस से उसको देना है। ऐसे केस में हम फिर क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम एब्सोल्यूट कर देते हैं। मैं इसको कंट्रोल-V कर देता हूँ ताकि हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज में आ जाए। दोबारा इसको फार्मूला लगाते हैं विच इज़ एब्सोल्यूट, उसको कर देंगे रिलेटिव की बजाय हम उसको क्या करेंगे एब्सोल्यूट कर देंगे, तो इक्वल टू एक ये आ जाए। देन आपके पास क्या है जी स्टैटिक है, देन आपके पास ये होना चाहिए, और एब्सोल्यूट बनाने के लिए आप उसको क्या करेंगे F4 की दबा दें विच इज योर दिस वन, ये एब्सोल्यूट हो गया। अब एब्सोल्यूट के केस में आप ये कह सकते हैं कि आपने इस कॉलम को लॉक कर दिया, जैसे ये नेक्स्ट D2 से D3 और D3 से D4 एंड सो ऑन इंक्रीमेंट होता जाएगा, लेकिन जो J आपने सेलेक्ट किया विच इज योर J1 इसमें इंक्रीमेंट नहीं आएगा, ये जो है ना ये लॉक हो गया। तो अब मैं इसको सबके लिए नीचे अप्लाई कर देता हूँ, तो इसको एंटर कीजिए और सबके लिए अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए उसने एक्यूरेट कैलकुलेट किया, किसी को भी उठा के देखते हैं इसमें तो डी तो सबके इंक्रीमेंट होंगे क्योंकि डी ये वाली है, लेकिन जो J1 है वो 2% ही होना चाहिए, J जो 1 है वो 1 ही रहना चाहिए, J को जो है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। मैं इसको उठा के देखता हूँ इसमें क्या फॉर्मूला, ये देखें D11 है एंड J इज योर स्टिल 1, इसको उठा के देखते हैं D19 है J स्टिल योर 1, और किसी और को भी उठा के देखते हैं D25 है D चेंज हो रहा है और J आपके पास 1 है। तो आपने क्या किया, जो रिलेटिव रेफरेंसिंग से जो ये वाला काम किया था दिस वन, उस तरह से इसको नहीं करना, उस केस में ये वाला जो है आपका गलत हो जाएगा। तो फिर आपने उसको क्या करना है, आपने उसको एब्सोल्यूट बना देना है, ये पर्टिकुलर सेल को आपने क्या कर देना है लॉक कर देना है बाय यूजिंग F4। आप F4 नहीं प्रेस करते तो इसी तरह से आप खुद भी ये इस तरह से डॉलर देन ये कर सकते हैं, खुद भी, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज़ द राइट वे टू कैलकुलेट द बोनस। और इस तरह की और भी एग्जाम्पल हो सकती हैं, हर जगह पे हम लोग रिलेटिव रेफरेंसिंग के तौर पे हम लोग उसको नहीं अप्लाई कर सकते। ऑटोफिल में हम लोग 3-4 चीज़ें सीखते हैं। एक डबल क्लिक है, ड्रैग डाउन है, फिल डाउन बटन है और कीबोर्ड शॉर्टकट है। लेट मैं यहाँ पर एक फार्मूला लगाता हूँ विच इज़ योर इक्वल टू SUM, प्रेस द टैब, देन सम में क्या क्या आ जाए आपके पास, ये आ जाए जी, ये सेलेक्ट कर देते हैं फार्मूले के लिए, इंटर कर देते हैं, देन चलें इनको भी हम फिल कर लेते हैं बाय दिस वन। टोटल में हम लोग टोटल हमारे पास इन सेल्स का सम होना चाहिए, तो मैं इसमें फार्मूला लगाता हूँ विच इज़ SUM एंड देन प्रेस द टैब, और ये आपके पास आ जाना चाहिए विच इज़ योर सम ऑफ दिस। अब पहला तरीका सीखते हैं डबल क्लिक से फिल करना, ठीक है। तो डबल क्लिक के लिए आप यहाँ पर करें तो ये सारे आपके पास हो जाएंगे, ये आपके पास डबल क्लिक है, ऑटो फिल हो गया इससे। अब दूसरे में एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज के लिए फार्मूला क्या आपके पास, इक्वल टू ए एवरेज आ गया हमारे पास विच इज 1 ERAGE एवरेज, देन प्रेस टैब, और एवरेज आपने भी इन्हीं की लेनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एवरेज आ जाए, एंटर कीजिए। तो अब ये देखें इसको ड्रैग डाउन, इसको डबल क्लिक से किया, इसको ड्रैग डाउन से कर लेते हैं। इसको हम लोग ये जो संबल निशान आता है उसको खींच के नीचे तक ले आए, ये आपके पास ड्रैग डाउन है। अब फिल डाउन बटन से कर लेते हैं। इस पर पहले मिन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। मिन निकालना है, मैंने आपको सिखाया हुआ, मैंने कैसे क्या होता है, मिनिमम वैल्यूज आपको फाइंड करके देगा। टैब प्रेस कीजिए तो मिन इन वैल्यूज़ को फाइंड कर दे, यहाँ तक इनमें जो भी मिनिमम वैल्यू है वो फाइंड कर दे। अच्छा, अब इसमें अब आप होम में जाएं, होम में आपके पास एक ये फिल वाला ऑप्शन आता है, पहले इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये मैंने इसके जितने भी ब्लो सेल थे उनको सिलेक्ट कर लिया। फिल में जाइए, फिल में ऑप्शन आपके पास है डाउन, राइट, अप एंड लेफ्ट, तो मैं डाउन वाली फिलिंग कर देता हूँ, तो ये फिल डाउन बटन से भी आपने कर दिया, ठीक है। चौथा तरीका ऑटो फिल का क्या है जी, वो विच इज़ कीबोर्ड शॉर्टकट। तो पहले हम ये मैक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर कीबोर्ड शॉर्टकट से भी देख लेते हैं। इक्वल टू प्रेस कीजिए, MAX लिखिए और टैब बटन प्रेस कीजिए। किस में से मैक्सिमम नंबर निकालना चाहते हैं, इन सेल में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना चाहते हैं, तो इसमें कीबोर्ड शॉर्टकट भी है हमारे पास, कंट्रोल एंटर करके इसमें। अच्छा, पहले उसी तरह से आप इन तमाम नीचे साइड तक उनको सेलेक्ट कर लें, और कीबोर्ड का जो शॉर्टकट है वो आपके पास कंट्रोल D,
ये 4 तरीके हैं आपके पास ऑटो फिल के। ऑटो फिल में हमारे पास कुछ और टेक्निक्स हैं, उनको भी सीख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर नंबर्स हैं। नंबर्स आप लिखना चाह रहे हैं, काउंटिंग लिखना चाह रहे हैं, कुछ 1 2 3 4। एक तो तरीका आपके पास ये है, 1 लिखा, 2 लिखा, देन इसको मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। एक तो ये है कि आप इस तरह से वो इसको खींच के नीचे ले जाएं तो ये इस तरह से आपके पास नंबर लिखे जाएंगे। लेकिन आपने एक बड़ी रेंज में लिखना है थोड़ा सा, उस तरह से एक और तरीका भी है और आसान भी है, और ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसका तरीका ये है कि अगर आपके पास लेट्स ये 1 लिखा हुआ है तो इधर आपने राइट क्लिक करना है माउस पे, लेफ्ट नहीं, राइट क्लिक करके होल्ड करना है। उसको होल्ड करके उसको नीचे लेके आए एक दफ़ा, फिर एक दफ़ा ऊपर लेके जाएं तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएंगे, एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा इसमें, कॉपी सेल, फिल सीरीज एंड मैनी मोर। तो इसमें ये मैं इस ऑप्शन को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास कुछ और ऑप्शन आ जाते हैं, विच इज़ रोज़ में आपने उसको इंक्रीमेंट करना है, कॉलम में करना है एंड मैनी मोर, ग्रोथ है, डेट एंड इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। ये स्टेप वैल्यू से मुराद है कि आप कितने हर नेक्स्ट सेल में कितने का इंक्रीमेंट लगे। जैसे 1 से एक इंक्रीमेंट लगे, 2 फिर एक इंक्रीमेंट लगे, 3, इस तरह से। अगर ये स्टेप बढ़ा देते हैं, 2 कर देते हैं तो फिर आपके पास 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 इस तरह से हो जाएगा। कहाँ तक आप लेके जाते हैं, लेट्स सपोज ईजी भी है, मैं इसको फॉर द टाइम बिंग चने में सीखने के लिए इसको 40 तक ले जाता हूँ। तो इसको मैं कर देता हूँ एंटर। ये देखें इसने 1 to 40 ऑटो फिल कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी डेट आ जाती है। डेट को ऑटो फिल करने के लिए लेट्स सपोज मैं डेट एंटर करता हूँ, यानी डेट एंटर कर देते हैं विच इज़ दिस वन, देन कंट्रोल एंटर। अब इसको मैं अगर यहाँ से होल्ड करके नीचे ले जाता हूँ तो आपकी डेट्स इस तरह से चेंज होती जाती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन सारी डेट चेंज होती है। तो एक तो ये तरीका है। उसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ जो है ना खास डेट ही रहे और महीने चेंज होने लग जाएँ, फॉर एग्जाम्पल किसी खास महीने की डेट है 30 रहे, बाकी चेंज होने लग जाएँ, तो उसका भी एक तरीका है। उसको अगर मैं थोड़ा सा उसको कंट्रोल जी करता हूँ, लेट यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी विच इज़ 31 कर देता हूँ एंड कंट्रोल एंटर करता हूँ। तो इसको अगर मैं नीचे खींचता हूँ तो ये देखिए आपके पास चेंज हो रही हैं। ये यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आ जाता है नीचे, ये जो विंडो अपना छोटा सा ऑप्शन नज़र आता है, इसको क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन आ रही हैं, फिल सीरीज़, फिल फॉर्मेटिंग, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, फिल मंथ्स। इसको क्लिक कीजिए तो अब ये देखें आपके पास जो है ना वो हर महीने की जो लास्ट डेट है वो आपके पास आ गई है। ठीक है, आपने जो फर्स्ट वाले क्लिक किया था उसके हिसाब से वो आ गई है। इस तरह से आपके पास मंथ्स हैं। मंथ्स को अगर आपने करना है, लेट्स सपोज मेरे पास है जनवरी, देन कंट्रोल एंटर कर देते हैं तो इसको अगर हम नीचे लेके जाएंगे तो आपके पास इस तरह से ही चेंज होते रहेंगे जनवरी फरवरी। इस तरह से डेज हैं, डेज को भी आप कर सकते हैं, सैटरडे या जो भी है आपको जहाँ से भी इशू होता है, मंडे एंड स्पॉन। कंट्रोल एंटर कीजिए और इसको खींच के नीचे ले आए तो आपके पास डेज भी चेंज हो जाएंगे। देन एम्प्लॉयज़ हैं। एम्प्लॉयज़ अब आपके पास या तो आपने एक से ज़्यादा वर्कशीट पे काम करना है और एम्प्लॉयज़ का डेटा बार बार आपने एंटर करना है। जिस तरह से आपके पास मंडे लिखा तो सारे फिल हो गए, जनवरी लिखा सारे फिल हो गए, इस तरह डेट लिखी तो काउंटिंग नंबर लिखे वो भी आपके पास ऑटो फिल हो गए। तो ये भी क्या ऑटो फिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। उसके लिए आप फाइल में जाएँ, फाइल में जाके आपके पास ऑप्शन में जाएँ, ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास एडवांस ऑप्शन आता है और एडवांस ऑप्शन में आप इसको नीचे ले आएँ, सबसे आखिर में तकरीबन पहुँच जाएँ, यहाँ पर एडिट कस्टम लिस्ट कर दें। न्यू लिस्ट है, यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, जैसे कुछ नाम एंटर कर देते हैं, जैसे एक अजहर कर देते हैं। देन आपके पास कोई और एहतराम एंटर कर देते हैं। देन मुबशर एंटर कर देते हैं। देन आदल एंटर कर देते हैं। देन फारूक एंटर कर देते हैं। देन राहील एंटर कर देते हैं। देन आतिफ कर देते हैं। देन अदनान कर देते हैं। ऐसा से एक लिस्ट बना देते हैं कुछ भी जो आपको नाम आपने एंटर करने हैं, हसन कर देते हैं। ऐसा से बहुत से नाम आप एंटर कर सकते हैं। इस तरह से ही अवेयरनेस कर देते हैं। चलो जी, इसको हम ऐड कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अब इसको ओके करते हैं। ठीक है,
ओके, यहाँ पर मैं अब अज़हर लिखता हूँ, AZHR अज़हर। तो कंट्रोल एंटर कीजिए, कंट्रोल एंटर, और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। तो ये देखिए आपके पास वो जितनी भी लिस्ट थी वो आपके पास आ जाएंगी इस तरह से, अज़हर, इतराम, बशर, आदिल, फ़ारूक एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से ये आप ऑटो फिल वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का पर्पज़ क्या है उसको हम देख लेते हैं। लेट्स हमारे पास फुल नेम है और उसको हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में हम सेपरेट करके लिखना चाहते हैं। तो ये लेट्स सपोज मैंने पहला उसका नाम लिखा DEBORAH, ये लिखा, मैं कंट्रोल एंटर कर देता हूँ। तो इसके बाद आपके पास ये डेटा में एक ऑप्शन आता है, डेटा में ये फ्लैश फिल का, इसको आप क्लिक करें तो ये देखें इसने क्या किया, सारे के सारे जो फर्स्ट नेम थे वो उठा के लिख लिए। जैसे मैं अब लिखना चाहता हूँ, लास्ट नेम लिखना चाहता हूँ, तो मैं पहला जो लास्ट नेम है उसको मैं उठा के लिख लेता हूँ, विच इज़ ASHDY। कंट्रोल एंटर कीजिए और वंस अगेन आप फ्लैश फिल को प्रेस कीजिए। ये शॉर्टकट भी है, ये देखें फ्लैश फिल का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल ई है, जो उसको कंट्रोल ई को प्रेस कर लें जो मर्जी है। मैं इसको कंट्रोल ई शॉर्टकट प्रेस कर देता हूँ, दिस वन। ठीक है, उसके अलावा एक और तरीका भी है, उसको भी देख लेते हैं। अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पर मैं उसका सेकंड नेम लिखता हूँ LACEY, ओके, नहीं, इसको एक और तरीके से करते हैं, लेट इसका आपने पहले लिखा ना, क्या लिखा जी आपने, इसका सेकंड नेम लिखा, एक और तरीका भी हम बता देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ASHDY, कंट्रोल एंटर किया, देन फाइन, देन नीचे आप लिखें जी उसका सेकंड नेम लिखें, विच इज़ L। ये देखें आपने सेकंड नेम लिखा तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली उसने खुद भी आपको सजेस्ट कर दिया कि आप यही तो नहीं लिखना चाहती हैं। ठीक है, ये तरीका भी है, ये ऑटो फ्लैश फिल इस तरह से भी हो जाते हैं। आपने फर्स्ट वाला लिखा, उसको कंट्रोल एंटर किया, दूसरा आप लिख ही रहे थे तो उसने खुद ही आपको उठा के दे दिया। अब आप किसी कंपनी में काम कर रही हैं और कंपनी का अपना ईमेल एड्रेस होता है, खास फॉर्मेट होता है, तो उस हिसाब से आप चाह रहे हैं कि हर एक को एक ईमेल एड्रेस मिल जाए। और मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स हर नाम के पहले उठा ले, 3 उठा ले, या पहला अपना नाम उठा ले, वट एवर जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, तो उस तरह से आप सबको ईमेल एड्रेस मिल जाए। मैं कहता हूँ कि फर्स्ट इसके 2 कैरेक्टर उठवा लेते हैं, हाँ 3 उठाना चाहते हैं 3 उठा लें, जो मर्जी है। फिर @ जो भी कंपनी है, जैसे हमारे केस में कॉमन हाउस इंटर करते हैं, कॉमन हाउस, देन .com, और इसको कंट्रोल इंटर कर दें। ये आपने कंट्रोल इंटर कर दिया, देन आप इसको वंस अगेन वही फ्लैश फिल वाले ऑप्शन में जाएं या कंट्रोल की करें तो ये देखें सब के उसने फर्स्ट 2 जो है ना वो कैरेक्टर्स उठा लिए, ADBE, लास्ट वाली का B और आखिर में वही। अब इनको अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं या कोई आपके पास ऑर्डर नंबर है, आप चाह रहे हैं चलें ORD तो सेम है, मैं जस्ट वो शॉर्ट ऑर्डर नंबर जो आखिर में चेंज हो रहा है वो वाला मिल जाए, तो इसको मैं 1 2 3 करता हूँ। पहले वाले को जो उसका लिखा हुआ है कंट्रोल ई कर दीजिए वंस अगेन आपके पास, और देन आपके पास फिर चला गया, सॉरी, कंट्रोल एंटर कीजिए और देन आप फ्लैश फिल करें या कंट्रोल ई जो मर्जी आप कर दें। ये देखिए उसने इस तरह से कर दिया। अब ये है आपके पास, इसमें आप 3 सेपरेट है, रेड है, चार्ट है, 1 2 3 को सेपरेट करना चाहते हैं। मैं रेड लिखता हूँ, फर्स्ट रेड लिखता हूँ, कंट्रोल एंटर किया, देन आपके पास कंट्रोल ई करें तो नीचे सारे वो आपके पास फिल हो जाएंगे। देन आपके पास प्रोडक्ट है, नहीं सेकंड वाला जो है वो SHIRT है, इसको कंट्रोल एंटर करें, देन कंट्रोल ई करें तो फ्लैश फिल हो जाएगा। देन आपके पास नंबर है 1 2 3 है, कंट्रोल एंटर करें और फिर कंट्रोल ई करके उसको फ्लैश फिल कर दें या वंस अगेन जो मर्जी है इस बटन को प्रेस कर दें तो ये इस तरह से फ्लैश फिल हो जाएगा। तो ये ऑटो सम, फ्लैश फिल, फार्मूलाज, बहुत सी चीज़ें आपने आज के लेक्चर में देखी हैं। प्रैक्टिस, वंस अगेन प्रैक्टिस डिमांड करती है, प्रैक्टिस कीजिए इन फाइल्स की, या अपने से कोई डेटा उठा के लिखें तो फिर इंशाल्लाह जो है ना वो आप लोगों के स्किलफुल बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।